Hello everyone, welcome back to our channel. In this class, we will study about the genetic and environmental effect on the phenotypic expression. Phenotypic एक्सप्रेशन में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि जो फिनोटाइप जो एक ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप होता है इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द जीनोटाइप कि वो उसका जीनोटाइप क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दैट इज capital T will always be the tall height of the plant. That is not true. Sometimes other genes or some environmental factors also affect this phenotypic expression, and in this class we will study about this. The questions related to this topic are most frequently asked in DSSB exams and the NET exam, CSIR NET exam. CSIR NET exam जो होता है उसमें डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड अदर वेरियस जो अभी हमने देखा था एंट्रेंस एग्जाम्स थे, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम थे, उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. और मेनली एनवीएस और जो केवीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द environmental effects and the phenotypic expressions. First of all, penetrance. What is penetrance? The proportion of an individual in a population expressing a in phenotypic corresponding to a genotype is called penetrance. जो कि एक जीनोटाइप है उसी का ए फिनोटाइप का एक्सप्रेस कर रहा है is called penetrance. That is capital T codes for the tall plant. अगर ये इसी के लिए ही कोड कर रहा है, इसी का यही फिनोटाइप प्रेजेंट हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, then it is called penetrance. If all individuals in a population express the phenotype corresponding to genotype is called complete penetrance, means 100% penetrance. अगर सारे individuals ऐसे हैं जो जिनमें कैपिटल T प्रेजेंट है और वो टोल जो पी प्लांट है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, then it is called complete penetrance. If some of individual in the population fail to express a phenotype corresponding to genotype is called इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, मीन्स लेस देन 100%. कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द कंप्लीट पॉपुलेशन की उसमें जो जीनोटाइप है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. पेनिट्रेंस रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जीन or trait being expressed. In some cases, despite the presence of a dominant allele, the phenotype may not be present. ऐसा क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि डोमिनेंट है जो जीन्स है वो भी डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, स्टिल देन इट कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ, इज कॉल्ड पेनिट्रेंस, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. एंड वन एग्जांपल इज पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस. जो ह्यूमंस में पॉलीडेक्टाइली होती है मींस मोर देन 5 फिंगर्स इज कोड बाय डोमिनेंट एलील्स and still it not present in all human beings. For example, a genetic condition or to future generation, a dominant allele produce polydactyly in humans, but not all humans with the alleles display extra digit. That is called penetrance. Reduced penetrance probably result from a combination of genetic, environment and lifestyle factors. कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनका जेनेटिक जो दूसरे जीन्स उस एक पर्टिकुलर जीन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उससे जो एनवायरनमेंट है आप किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, एंड द लाइफस्टाइल, मेनी ऑफ विच आर अननोन. कि इसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो एक रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस को एक्सप्रेस करते हैं. It is polydactyly is an example of incomplete penetrance. This phenomena can make it challenging for genetic professional to interpret a person's family medical history and predict the risk of passing. कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी के जेनेटिकल स्टडी कर ली है, किसी के जीन्स का कंप्लीट प्रोफाइलिंग हमने कर ली है, तो उस टाइम पे हम उसकी मोस्ट ऑफ द कि उसकी क्या फैमिली हिस्ट्री रही है, उसमें कौन से जो जेनेटिकली ट्रेट्स जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं कि कौन से बच्चे में प्रोबेबिलिटी है कि ये डिजीज होंगे, ये इसमें कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस. Then expressivity क्या होता है? Penetrance is quantified and have values ranging from 0 to 100%. The degree to which genotype is expressed in different regions of individual is called expressivity. जहाँ पे penetrance का क्या मतलब था कि वो जीनोटाइप जो अपने आप को फिनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. The proportion of individual in a population expressing phenotype corresponding to a genotype.
If all the regions of a body phenotype corresponding to genotype, then it is called complete expressivity, कि वो completely express कर रहा है अपने आप को, जो phenotype है, जो genotype है, वो अपने आप को completely express कर रहा है. That is example of complete penetrance is same as complete expressivity. If some regions of a body fail to show phenotype corresponding to genotype, then it is called incomplete expressivity. It can't be quantified, कि उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना एक्सप्रेस कर रहा है, कितना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. Next is, even though polydactyly is an autosomal dominant, most of the heterozygous remain polydactyly 5-digit in each arm. Means sorry, it's not arm, it's arm. Next is, when individual express polydactyly, it often limited to hands but not legs, indicating incomplete expressivity. जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि polydactyly होती है ह्यूमंस में और वो incomplete penetrance है, वैसे ही incomplete penetrance जो सेम हाथों के लिए है वही पाँव के लिए होना चाहिए, बट इट्स डिफरेंट कि जो ह्यूमंस में होता है वो हाथों में पोलीडेक्टाइली मोस्टली हम देखते हैं, जो भी होते हैं उनमें से मोस्टली हाथों में पोलीडेक्टाइल होते हैं, नॉट इन लेग रीजन. Expressivity, on the other hand, refers to variation in phenotypic expression when an allele is penetrant. Back to polydactyly example, an extra digit may occur on one or more appendages. The digit can be full-sized or a stub. For example, this it can be a full as of the normal finger here as the normal finger, or it can be of small size. ये अगर इतने size का होगा then it's called stub. These are type of polydactyly, that is pre-axial, that is अगर finger की polydactyly और ये दो आपके thumb present है, that is called radial. सेंट्रल जो आपकी मिडिल फिंगर है अगर उसकी वो दो में प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रल पोलीडेक्टाइली. एंड पोस्ट एक्साइल, दैट इज आपकी जो लास्ट स्मॉल फिंगर है अगर वो दो में प्रेजेंट है, दैट इज पोस्ट एक्साइल. Variable expressivity refers to range of signs and symptoms that occur in different people with the same genetic conditions. Again, different signs होते हैं depending upon the environmental or other factors. As with reduced penetrance, variable expressivity is probably caused by combination of genetic, environment and lifestyle factors. वो जो हमने penetrance में बताया था वही examples हैं जो expressivity को affect करते हैं. Next is genetical background, that is position effect. Position effect का क्या मतलब है? The physical location of a gene about that genetical material may influence its expression. कई बार क्या होता है कि एक अगर कोई जीन अपनी नॉर्मल लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, then it will express itself in the phenotype of the organism. और अगर वो ट्रांसलोकेट हो गया अपनी नॉर्मल पोजीशन से, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये क्रोमोसोम है, वो कोई भी जो जीन था जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे प्रेजेंट था, वो अपने आप को नॉर्मली एक्सप्रेस कर रहा था और बाय सम ट्रांसलोकेशन और इनवर्स म्यूटेशन वो यहाँ से यहाँ पे चला गया है. एंड दिस समहाउ दिस रीजन इज हेट्रोक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन का क्या मतलब होता है? वो एरिया जो बहुत ज्यादा कंडेंसली पैक्ड होता है क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिकली इनर्ट होता है. जेनेटिकली इनर्ट का क्या मतलब होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता इन फ्यूचर जनरेशंस. वो इनर्ट नहीं करता, वो उसमें जो सेंट्रल डोग्मा होता है, दैट इज डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उस पे वो रन नहीं करता. एंड that is somehow it translocate from here to heterochromatin region. तो उस टाइम पे ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा एंड द जो फिनोटाइप है वो कुछ डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो हमने जीनोटाइप देखा था. वहां पे वो जीन उसमें प्रेजेंट होंगे, वो जो डोमिनेंट और जो रेसेसिव हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, बट उसकी लोकेशन चेंज होगी तो वो अपने आप को फिनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं करेगा. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज position effect involve female heterozygous for Y, female heterozygous Drosophila for Y-linked recessive eye colors, that is W positive and W genotype commonly result for wild type brick red eye color. However, suppose the region of X chromosome containing this wild type is translocated, so
near to the heterochromatin region, then the instead of red eye color they have a variegated or molted with red or white patches. उस टाइप का हमें फिनोटाइप मिलेगा, क्योंकि मतलब जो अगर ये जो जीन था दैट इज डब्ल्यू, अगर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहता तो हमें एक रेड आई कलर मिलता। अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं है और उसको ट्रांसलोकेट कर दिया, ट्रांसलोकेट बाय एनी हाउ बाय म्यूटेशन और सम एनी अदर रीजन ट्रांसलोकेट हो गया है टू हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, देन दे हैव वेरीगेटेड और मोल्टेड विद रेड और व्हाइट पैचेस आई कलर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट कि कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी जो आरएनए होते हैं या डीएनए होते हैं वो अपने आप को आरएनए में उनसे आरएनए सिंथेसाइज होता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और जो प्रोटीन होता है वो या तो सिग्नल देता है या उसका फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है। एंड दीज ऑल आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स, जो डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, दीज ऑल आर केमिकल मॉलिक्यूल्स, और इनकी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं इनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, दैट इज half mv square. This is the kinetic energy and it increases with the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होती है, वो इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे ये चेंज होगी तो उसका जो फिनोटाइप है इन्फ्लुएंस जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है कई बारी। फॉर बेस्ट एग्जांपल सीन इन इवनिंग प्राइमरोज व्हिच प्रोड्यूसेस रेड कलर when grown at 23 डिग्री सेल्सियस। जब लो टेम्परेचर पे होता है तो वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। when they are grown at 18 degrees Celsius, they will produce white color flowers. Another example of this temperature effect is Siamese cat and Himalayan rabbit. Mutation whose expression is affected by temperature or are called temperature sensitive mutation and are example of conditional mutation. Conditional mutation से आपसे कई बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंडीशनल म्यूटेशन का एग्जांपल क्या होता है, दैट इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इवनिंग प्राइमरोज का। अनदर एग्जांपल इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की जो विंग्स का साइज होता है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। इफ दे आर kept at 32 degree Fahrenheit, then they have a very small wing size. If they are kept at 40 degree Fahrenheit, then they have a wing size that is out of the just covering out of the body, that is better developed with some variations, means उसमें कुछ कुछ जो हमें ये veins दिख रहे हैं ये कुछ present होंगे। At 88 degree Fahrenheit they are well developed and far away from the body, जो दूर तक होंगे अच्छे से डेवलप होंगे, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, कुछ कुछ डेवलप हुए थे। दे आर वेल डेवलप्ड एंड कॉन्सिपिशियस म्यूटेशन वेनेशन जो हमें इजीली दिखता रहेगा। अगेन एग्जांपल इज जो हिमालयन रैबिट का हमने बताया था, इफ वो अगर लोअर टेम्परेचर्स पे होंगे दे हैव डार्क आउटर बॉडी, जो आउटर बॉडी पे उनके प्रेजेंट होंगे दैट ईयर्स और लेग्स, दे आर ऑफ डार्क कलर। व्हेन दे आर रियर्ड एट टेम्परेचर अबव 30 डिग्री वो उनके वाइट होंगे, जो ईयर्स होंगे वो होंगे। इसका पॉसिबल रीजन क्या होता है कि जो लो टेम्परेचर होते हैं इन्हें अब उस टाइम पे इन्हें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होता है, अपनी जो इंटरनल, दे आर हॉट बॉडी, हॉट ब्लडेड, तो उस टाइम पे इन्हें अपनी एनर्जी जो भी फूड मिल रहा है उससे एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कि वो एनर्जी बाहर फ्लो नहीं करे, तो उसके लिए इनके जो पॉसिबल रीजन होता है कि वो इसको डार्क कर देते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉडी टू आउटर एनवायरनमेंट है वो कम हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल इफेक्ट। न्यूट्रिशनल इफेक्ट क्या क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे जो फिनोटिपिक चेंज होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल इफेक्ट। मोस्टली इट इज सीन इन microorganisms. Microorganisms mutation that prevent the synthesis of nutrient molecule are pretty standard. When some biosynthetic pathway is inactivated by some mutation or by some human interference, then it will lead to either death of the microorganism, and these are called auxotrophs.
Suppose the end product of a biochemical pathway can no longer be synthesized, the molecule are essential for average growth and development, so they will lead to the death of the organism, कि उस organism की death हो जाएगी. In that case mutation prevents growth and may be lethal. For example, अगर हम bread mold की बात करें, that is neurospora, it should be italic, I'm sorry for this, it's a scientific name and it should always be written in italics. Cannot synthesize amino acid leucine, अगर वहां पे leucine नहीं होगा, हमने उसमें कोई म्यूटेशन खुद से हुआ है या कुछ हमने म्यूटेशन कर दिया है, then there will be no protein, और प्रोटीन नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. द डेट्रीमेंटल इफेक्ट कैन बी ओवरकम, अगर हम उसे जो भी उसका न्यूट्रिएंट है, जिसमें न्यूट्रिएंट में हम उसे ग्रो कर रहे हैं, अगर हम उसे न्यूट्रिटिव मीडियम में ल्यूसिन प्रोवाइड कर दें, इन दैट केस इट कैन सर्वाइव, न्यूरोस्पोरा कैन सर्वाइव. इफ अगर ल्यूसिन वो खुद से सिंथेसाइज कर नहीं पा रहा है और अगर हम उसे न्यूट्रिटिव मीडियम में भी नहीं देंगे, देन इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द न्यूरोस्पोरा. In case of human, those affected by genetic order phenyl ketonuria cannot metabolize phenylalanine, and those with galactosemia cannot metabolize galactose, and those with lactose intolerance cannot metabolize lactose. नेक्स्ट इज ऑनसेट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन. ऑनसेट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि हर जीन ऐसे नहीं होते कि हमने बर्थ लिया और सब जीन्स ने एक साथ ही में अपना इफेक्ट शो कर दिया. नॉट ऑल जेनेटिक ट्रेट्स बिकम अपेरेंट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, की सारे एक साथ में नहीं अपने आप को करेंगे. कुछ होते हैं जो हमें प्यूबर्टी पे हिट करते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट हमारी लाइफ स्टेजेस पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं at different life age. For example, Tay-Sachs disease, that is inherited as autosomal recessive, is a lethal lipid metabolism disease involving an abnormal enzyme hexamidase A. Most affected children are die around the age of 3, कि जो 3 years की एज में डाई कर जाते हैं, that is वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है as at the age of 3 years. Next, these are Leigh-Nain syndrome, that is X-linked recessive disease, hit at the age of 6 to 8 months. Duchenne muscular dystrophy, X-linked recessive disease, hit at the age of 3 to 5 year old. Next is Huntington's disease, that is autosomal disease. It again hit at the age of 30 to 50 years of the age. ये सबसे ज्यादा जो लेट किसी भी ऑर्गेनिज्म में हिट करता है, दैट इज हंटिंगटन्स डिजीज. मोस्टली आपसे ये डिजीज का नाम देके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज आइदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव और डोमिनेंट डिजीज. नेक्स्ट इज जेनेटिक एंटिसिपेशन. जेनेटिक एंटिसिपेशन का क्या मतलब है कि वो हम उसे अपने पेरेंट्स से कैसे इनहेरिट करते हैं. इंटरेस्ट इन स्टडिंग ऑफ द जेनेटिक ऑनसेट ऑफ फेनोटाइपिक expression has intensified with the discovery of heritable disorder that exhibit a progressive early age of onset and increased severity of disease in each successive generation. कि एक पर्टिकुलर एज पे हिट कर रहा है, बट वो जो जनरेशन का जनरेशन टू जनरेशन वो अर्लियर एज में भी हिट कर रहा है और ज्यादा सीवियरली हिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक एंटिसिपेशन. इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. This is a adult muscular dystrophy. It was studied in 1989 by CJ Hovier and his colleagues. उन्होंने 61 parent child group study किया था, and in 60 cases the age of onset was earlier and more severe in the child than in their affected parents. कि जो parents है उनसे पहले age में हुआ, means अगर parents की age 60 में वो genes ने अपने आप को express किया था, तो जो child थे उनकी 55 age में उन्हें hit किया, and they are more severe. कि अगर हम इसमें बात करें they were of 10 grade, तो यहाँ पे वो 20 और 100 grade में हिट किया था. Genomic imprinting or gene silencing, this one is the last. Final genetic background examples involve genomic and parental imprinting, whereby selective gene silencing occur during early development and impacting the subsequent phenotypic expression. कि वो जीन तो प्रेजेंट है, वो जीन अपने आप को डीएनए टू आरएनए भी कर रहा है, बट समहाउ और
maybe sometime to protein level, not to the protein level, in some rare cases to the protein level. So, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एज डीएनए, बट वो डीएनए की कैसे भी साइलेंस हो जा रहा है कि वो अपने आप को टू प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीन साइलेंसिंग. एन एग्जांपल इन्वॉल्व केसेस वेयर जीन्स आर रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम आर इम्प्रिंटेड ऑन वन होमोलॉग बट नॉट ऑन द अदर. जो दूसरे पे नहीं प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. The impact of silencing depend upon the parental origin of the gene or parts involved, कि वो किस पार्ट में है, किस उसमें प्रेजेंट है. Such silencing lead to the direct phenotypic expression of a allele on the homologue that is not silenced. कि अगर कैपिटल टी में से कैपिटल टी को साइलेंस कर दिया तो जो अगर वहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है और स्मॉल टी है वहां पे प्रेजेंट, तो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. Thus, imprinting step, the critical issue of understanding this phenomena is thought to occur before or during gamete formation. The precise molecular mechanism of imprinting or other epigenetic event is still under conjecture, but it seems inevitably that DNA methylation has occurred. DNA अगर हम इसके further study करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पे एक साइटोसिन नाम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है डीएनए में. उस पे जो 5 पोजीशन पे कार्बन होता है, उस पे जो डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है वो एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है. इसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. एंड मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड व्हेन डाइन्यूक्लियोटाइड सीपीजी और ग्रुप ऑफ सीपीजी यूनिट्स आर प्रेजेंट अलोंग द डीएनए चेन. कि मोस्टली जो जीन साइलेंसिंग होती है दैट इज डन फ्रॉम द methylation of the DNA molecules. So this is all about the phenotypic and the genetic and the environmental effect on the phenotypic expression. So this is all about this. If you have any doubt, you can leave in the comment section. Thank you. Keep supporting and keep loving. Keep smiling.